बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम एजुकेशनल टूल्स एंड टिप्स के साथ मैं हूं अनीस राव। आज हम अपने गुज़श्ता सिलसिले को ही आगे बढ़ाएंगे। फिजिक्स के प्रोफेसर सर मुदस्सिर मलिक साहब हमारे साथ थे, आज भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हमने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन और सर के बारे में चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम जानेंगे सर से कि कैसे एक बच्चा जो है वो फिजिक्स के पेपर की तैयारी करेगा और कैसे उस तैयारी को कह लें कि वो रिप्रेजेंट करेगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे कर सकता है, कौन से ऐसे मराहिल हैं जिससे स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है और कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका स्टूडेंट को सामना करना पड़ता है और उन मसाइल से बचने के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। इस तरह के बहुत से सवालात आज हम जानेंगे हमारे सीनियर प्रोफेसर सर मुदस्सिर मलिक साहब से। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। सर बहुत मेहरबानी, आपने दोबारा टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए। आज सर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा हमें ये बताएंगे कि एक फ़िज़िक्स का जो सब्जेक्ट है, आपने नो डाउट वो करवाया था कि तैयारी कैसे करनी है, होता क्या है, किस तरह इंटरेस्ट क्रिएट होता है। आज हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बताएंगे कि फ़िज़िक्स का जो पेपर होता है उसको तैयार कैसे करना होता है। कि मीन एक सिलेबस है, सिलेबस तो नो डाउट बहुत बड़ा होता है, उस सिलेबस में से पेपर में आने वाली सारी चीज़ें नहीं भी होती। बाज़ का पूरा पेपर जो है अगर वो 100% है तो पेपर तो होता है 5% या 7% के अंदर से। तो हमें कैसे आइडिया होगा कि हमें उस 7% तक भी अप्रोच करें, प्लस हमें कैसे आइडिया होगा कि हमने उस पूरे सिलेबस को कवर कैसे करना होता है, इसके बारे में थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राव साहब, फिज़िक्स की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको पेपर स्कीम देखनी होती है। ठीक है। पेपर स्कीम जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। अब अगर फर्स्ट ईयर की बुक देख लें तो उसमें 11 चैप्टर हैं। आपके पास पेपर से पहले एक दिन होता है, एक दिन में आप वो 11 चैप्टर रिवाइज नहीं कर सकते, उस तरह से रिवाइज नहीं कर सकते जिस तरह आपने पूरे साल में तैयार किए होते हैं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। उस टाइम में आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, चैप्टर्स की एग्जांपल्स भी हैं, चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, साइड इंफॉर्मेशन के अंदर भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारा डाटा है। ऐसे ही तो जब आप पेपर वाले दिन आए होते हैं, जब एक दिन पहले आप पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लिमिटेड होना पड़ता है। बिल्कुल। तो उससे पहले जब आप पूरा साल तैयारी कर रहे होते हैं तो आप पेपर की स्कीम को अपने माइंड में रखें। अब पहले 17 MCQs हैं, सही, वो तो कंपल्सरी है, वो तो उसमें तो कोई चॉइस है ही नहीं ना कि वो आपने जो है वो MCQs करने हैं। दूसरा जो पोर्शन है हमारे फिजिक्स के पेपर का, उसमें 33 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आपने उनमें से करने होते हैं 22, और 33 में से तकरीबन आपको हाफ एक्सरसाइज वाले मिल जाते हैं। अगर आपने पेपर की तैयारी अच्छी करनी है तो जो 11 चैप्टर्स हैं ना हमारे, फर्स्ट ईयर के 11 चैप्टर और जो सेकंड ईयर के 10 चैप्टर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इनके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। सही। क्योंकि वो जो 44 मार्क्स के हमने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, उनका जो हमें बड़ा मार्जिन है वो हमारा एक्सरसाइज से कवर हो जाता है। वो जो 22 शॉर्ट क्वेश्चन है ना जी, वो सारे हमारे एक्सरसाइज से कंप्लीट नहीं होते। 15 से 16 हमें एक्सरसाइज वाले मिल जाते हैं। उसके अलावा हमें कुछ डेफिनेशन अटैम्प्ट करनी पड़ती हैं। फिज़िक्स की जो साइड इंफॉर्मेशन है ना, उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल मौजूद हैं। मेजॉरिटी पेपर्स में 3 से 4 तो साइड इंफॉर्मेशन से भी आ जाते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट वाइज हमने आंसर करने होते हैं। असल में जो ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है राव साहब, ये 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहले हिस्से में आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने उनमें से 8 करने हैं, और 12 में से आपको 5 एक एक्सरसाइज वाले मिल जाएंगे। दूसरे सेक्शन में भी 12 हैं, आपको 8 करने हैं, फिर 12 में से 5 आपको एक्सरसाइज वाले मिल जाएंगे। तीसरे हिस्से में 9 हैं, उनमें से आपने 6 करने हैं। अब 9 में से आपको मैक्सिमम 3 या 4 एक्सरसाइज वाले मिल जाएंगे। इट मीन्स वही 14-15 आप एक्सरसाइज वाले देखेंगे, उससे हट के बाकी आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी कि तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे, बल्कि नहीं 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सरसाइज के अलावा होते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं, वो करने होते हैं और वो ज़रूरी है आपके, मतलब आप टोटली डिपेंडेंट एक्सरसाइज पे नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, आपको बुक पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और फिजिक्स की बुक की जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर एक्सरसाइज के MCQs भी नहीं है, बिल्कुल, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स हैं। तो इनमें जितने भी आपके MCQs आने हैं वो बुक के अंदर से आने हैं, एक्सरसाइज से नहीं आने। चौथा जो पोर्शन है वो है लॉन्ग क्वेश्चंस का। वहां पर पड़े हुए हैं 5 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और आपने उनमें से अटेम्प्ट करने होते हैं कोई से 3। वो 5 पेयर हैं, बुक को ना
5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और आपने उनमें से 3 पेयर करने हैं। अब बच्चे को यहीं पे सिलेक्शन करनी है कि मैं कौन से 3 पेयर जाके अटेम्प्ट करने वाला हूँ। अच्छा, ये पहले आइडिया होता है कि कौन से क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से, जो इनके जो 5 हैं उसमें से मैंने जो 3 अटेम्प्ट करने हैं मैं कौन से चैप्टर से करूँगा या कौन से चैप्टर से मुझे करना चाहिए, इसका पहले से आइडिया हो सकता है? राव साहब, हर बच्चे का ना टेस्ट एक जैसा नहीं है। सही। तमाम चैप्टर्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। फिजिक्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, किसका इंटरेस्ट किस चैप्टर में है वो बच्चा जानता है। टीचर उसे क्लास में खड़े होकर तमाम ब्रांचेस पढ़ा देता है, फिर जब वो उसे एट द एंड जाके ये कहता है कि फ़लाँ चैप्टर का पेयर फ़लाँ के साथ है, फ़लाँ का पेयर फ़लाँ के साथ है, ये एक पेयरिंग स्कीम है जिसके मुताबिक आपके पास ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और आपने अटैम्प्ट करने हैं 3। बच्चा ये देखता है कि मुझे इनमें से कौन से 3 पेयर अच्छे आते हैं। हो सकता है मैं एक पेयर अटैम्प्ट कर रहा हूँ, मुझे वो पेयर अच्छा लगता है, वो आपको अच्छा नहीं लगता। हर आपकी अपनी चॉइस। क्लास से बच्चा खुद दादा सर जी मैं फलां पेयर अटैम्प्ट नहीं करूंगा, मुझे वो चैप्टर इतना अच्छा क्लियर नहीं है, मैं ये वाला पेयर करूंगा। अब उससे वो पेयर अच्छा लग रहा होता है, दूसरे बच्चे को वही मुश्किल लग रहा होता है। अच्छा, ये बताएंगे मलिक साहब कि ये तो होगी कि पेयर किस तरह बनाने हैं या क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। अब हर सब्जेक्ट की अलग नेचर है। अब मैंने बैठ के या मेरे स्टूडेंट ने प्लान बनाना है कि मैंने फिजिक्स को तैयार करना है, तो उसका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए कि वो कैसे अपने आप को फोकस करवाए, मीन के न्यूमेरिकल की तरफ, शार्ट क्वेश्चन की तरफ या थ्योरी की तरफ कितना उसने फोकस करना है, एमसीक्यूज उसने कैसे तैयार करने। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पेपर की तैयारी उसने करनी कैसे है? नहीं, मुझे थोड़ा सा पहले ये बता दें कि उसने अपना प्लान जो बनाना है ना कि कितना घंटे उसको एक्चुअल फिजिक्स को देने चाहिए और कैसे देने चाहिए, फिर हम पेपर की तरफ चलते हैं। जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं ना तो लेक्चर तमाम सब्जेक्ट की हो रहे हैं, बिल्कुल। बच्चे ने घर जाके तमाम लेक्चर रिवाइज करने हैं। ऐसा ही है। अब उसने खुद अपना टाइम देखना है कि मैं इतने बजे घर जा रहा हूँ, मैंने सोना भी है, मैंने खाना भी खाना है, नमाज भी पढ़नी है, और वो जो 6 लेक्चर या 7 में आज पढ़ के आए हूँ मैंने उनको रिवाइज भी करना है। इज इट पॉसिबल नेक्स्ट डे उसका किसी सब्जेक्ट का टेस्ट भी हो, उसने वो भी तैयार करना है। अगर मुस्लिम में पढ़ रहा है टेस्ट तो फिर रोजाना ही है। उसने जो अपने टाइम को मैनेज करना है ना वो तो उसने खुद करना है कि मैं अपने इन लेक्चर्स को कितने कितने टाइम में रिवाइज कर सकता हूँ। अगर वो आज का लेक्चर पढ़ के गया है, उसने वो लेक्चर रिवाइज नहीं किए और वो अपने कल के टेस्ट पे चला गया, तो अब उसे मुश्किल उस दिन होगी जब उस चीज़ का टेस्ट आएगा। हाँ, क्योंकि उसने उस टाइम पे उसको प्रिपेयर नहीं किया था, रिवाइज नहीं किया, तो वो चीज़ें होंगी नहीं। बिल्कुल। अब उसे अपनी टाइम मैनेजमेंट खुद करनी पड़ेगी कि मैं कितनी कितनी देर उन लेक्चर्स को दूंगा और उसके बाद फौरन मैं अपने टेस्ट की तरफ जाऊंगा। अच्छा, टाइम तो उसने चलो डिसाइड कर लिया, मीन के 30 मिनट्स का एक लेक्चर था या 40 मिनट्स का, उसे 25 मिनट या 30 मिनट उसने घर जाके रिवाइज भी कर लिया। फिजिक्स की रिवीजन है कैसे, मीन के उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए रिटर्न, वो उसे सिर्फ लेक्चर को गो थ्रू कर ले वो काफ़ी होगा, या उससे रिलेटेड नया जो डाटा है वो सर्च आउट करे? फिजिक्स की टेस्ट की तैयारी का क्राइटेरिया और है, पेपर की तैयारी का क्राइटेरिया और है। जैसे कि एक चैप्टर का टेस्ट आ रहा है जी, जब उसने वो एक चैप्टर तैयार करना है, सबसे पहले वो उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेगा। ठीक है। सबसे पहले कि मैं घंटे में 1.5 घंटे में सबसे पहले इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करूंगा। अब वो आएगा चैप्टर के अंदर अगर 10 टॉपिक है तो वो 10 के 10 लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होते। बिल्कुल। उनमें से 5-6 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बोर्ड में रिवाइज हो रहे होते हैं, और टीचर क्लास में बता भी रहा होता है कि ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। वो 10 टॉपिक कभी भी नहीं लिखवाता कि ये लॉन्ग के लिए है। हाँ, ऐसा ही। अब जो टीचर ने 5 से 6 टॉपिक मेंशन किए थे एक्सरसाइज के बाद वहां आए, अब उन टॉपिक्स को तैयार करें। सही हो गया। उसके बाद चैप्टर के अंदर जो मेन एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल ऐसी होती है जिनकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी होती है, अब उस एग्जांपल के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो एग्जांपल जिनकी स्टेटमेंट छोटी है उसे एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। सही है। अब वो उस एग्जांपल को करे, फाइनली वो जाए करे न्यूमेरिकल्स। अब जब न्यूमेरिकल करेगा वो प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि वो तो एक मैथ है। वो जब तक आप क्वेश्चन को देखकर दोबारा खुद सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आप यूज कर रहे हैं कैलकुलेटर। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन यूज करते हुए आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की, आपने टॉपिक प्रिपेयर करते हुए किसी तरह कोई कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स पे गए हैं ये हिस्सा आपकी प्रैक्टिस मांगता है। यहां पे आपको तैयार करने के बाद लिखना है।
यानी कि आप जब न्यूमेरिकल की हम बात करेंगे, न्यूमेरिकल जब हमने तैयार करना है तो उसकी हमने प्रैक्टिस भी करनी है, बाकी चीज़ों को हम गो थ्रू करके भी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। एक और बात जी, अब वो जो चैप्टर आपने तैयार कर लिया है, कितनी देर में आपने तैयार किया उसे, अब खोलेंगे वो लेक्चर्स जो आपके टीचर ने आपको क्लास में डिलीवर किए थे। उन लेक्चर्स में वो बहुत कुछ ऐसा व्हाइट बोर्ड पे लिख जाता है जो उस टॉपिक में नहीं होता। बिल्कुल कि ये ट्रिकी एमसीक्यूज बन सकते हैं, ये शॉर्टकट बन सकता है, इस टॉपिक में ये चीज़ इस तरह भी पूछी जा सकती है। अब वो उन लेक्चर्स को देखे कि मैं ये टॉपिक वहाँ से तैयार करके आया बैठा हूँ, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी मिस हो गई हैं। अब 5 टॉपिक तो ऐसे लॉन्ग हो गए, जो 5 टॉपिक हमने छोड़ दिए थे वो छोड़ने तो नहीं है, उनमें से एमसीक्यूज भी आने हैं, उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं। अब वो उनको देखेगा, लेकिन उनके माइंड में ये बात जरूर होगी कि ये टॉपिक एज ए लॉन्ग नहीं आएगा, इसको मैंने एज ए शॉर्ट वो करना। अच्छा, एक होता है कि जिस तरह हम लोग खुद भी पढ़ते थे चीज़ों को हम देखते हैं कि एक पूरा एक लेक्चर होता है, उसके अंदर 4 या 5 मेजर की पॉइंट्स होते हैं। तो क्या फिजिक्स को भी हम ऐसा कर सकते हैं कि एक चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसके कोई की पॉइंट्स या कोई ऐसी बुक्स होती हैं कि जिसके अंदर वो सिर्फ हमें पॉइंट्स मिले, उन पॉइंट्स को रिवाइज करें तो वो पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाता? हर टॉपिक के ना अपने कुछ की पॉइंट्स होते हैं, और जब हम क्लास में लेक्चर पढ़ा रहे होते हैं तो वो की पॉइंट्स हम बकाया तौर पे हाईलाइट करवाते हैं। अच्छे बच्चे की जब भी आप बुक देखेंगे ना तो उसने मुख्तलिफ कलर से ना उसे हाईलाइट किया होता है। बिल्कुल, वो वही चीज़ें हैं जो की पॉइंट्स हैं, जो उस टॉपिक की सही मायने में बैकबोन होते हैं, जो उस टॉपिक को बता रहे होते हैं। अच्छा मलिक साहब, ये बताएंगे अब प्रिपेयर कर लिया है, अब दोबारा से उसने एक तो उसको रिवाइज करना है और फिर उसे रिव्यू करना है, तो इसके लिए क्या टिप्स देंगे कि रिवाइज कैसे करना है और रिव्यू कैसे करना है? मैंने आपको अभी कहा था कि एक चैप्टर तैयार करना और है, हाँ जी, पूरी बुक तैयार करना और है। अभी एक चैप्टर का थोड़ा सा पहले स्टूडेंट्स को बताएं, फिर इंशाल्लाह बुक पे चलते हैं। उस चैप्टर को जिस तरह हमने प्रिपेयर कर लिया है ना, जी, वो चैप्टर तैयार करने से 4 से 5 घंटे लगे हैं। अब नेक्स्ट डे जब वो उसका टेस्ट दे रहा है तो उसके पास आधा पौना घंटा है रिवीजन के लिए। बिल्कुल, उस रिवीजन में अब वो फटाफट क्या देखेगा? डेफिनेशंस, फार्मूला, हर टॉपिक के फार्मूले हैं, हर टॉपिक की डेफिनेशंस हैं। अब उसके पास सिर्फ 45 मिनट हैं, डेफिनेशन फटाफट देख ले, फार्मूले देख ले, जो इक्वेशंस हैं, डायग्राम्स देख ले, ठीक है, और जिन न्यूमेरिकल्स की उसने प्रैक्टिस की थी उनके फार्मूले और आंसर यूनिट्स देख ले। हाँ, यूनिट्स बहुत मैटर कर रहा होता है फिजिक्स के अंदर। डाटा लिख रहे हैं, यूनिट बहुत जरूरी है, आंसर में यूनिट बहुत जरूरी है। जल्दी में जब आप यूनिट मिस करते हैं तो आपका एक नंबर तो यहीं पे गया। अच्छा, यूनिट का अलग से एक नंबर होता है? जी, आप डाटे में आप आंसर में यूनिट मिस करेंगे तो आपका एक नंबर तो यहीं चला गया है ना। अब न्यूमेरिकल है ही 3 नंबर का, अब बच गए हैं 2, और उसमें से जाहिर सी बात है वो टफ हो जाएगा कि आपने पूरा गेन करना जो एक तो इस लिमिटेड टाइम में जो उसने रिव्यू करना है उसमें डायग्राम्स हैं, इक्वेशंस हैं, डेफिनेशंस हैं और यूनिट्स हैं। चल, अच्छा मलिक साहब, ये तो हो गया कि उसने पेपर बुक को प्रिपेयर कैसे करना। अब हम चलते हैं कि हमें थोड़ा सा ये बता दें कि अब पेपर अटेम्प्ट करना है। तैयार उसने कर लिया था, ठीक है, एक एक चैप्टर तैयार किया, पूरी बुक को भी इन्हीं मेथड को, इन्हीं टिप्स को सामने रखते उसने किया। अब पेपर के लिए कर रहा है कि एक दिन है, एक दिन में पूरी बुक को उसने रिव्यू भी करना है, की पॉइंट्स भी देखने हैं और प्लस पेपर अटेम्प्ट भी करना है। पहले तो हमें ये बता दें कि एक दिन में पूरी बुक को रिव्यू कैसे किया जा सकता है? पूरी बुक को रिव्यू करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि बच्चे के माइंड में पेपर की स्कीम होनी चाहिए। सही, वो जो पूरी बुक तैयार करके टेस्ट दे के आया बैठा है ना, अब एक दिन में वो 10 या 11 चैप्टर तो पूरे रिवाइज नहीं कर सकता। अब उसने खुद को रिड्यूस करना है कि मैं जो कल 5 लॉन्ग क्वेश्चन देखकर 3 अटेम्प्ट करने वाला हूं, वो 3 मैंने कल कौन से करने हैं। अब चैप्टर तो 11 तैयार किए थे, लेकिन वो सही से रिवाइज तो 6 कर रहा है, क्योंकि उसने 5 तो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने ना, 3 करने हैं। तो पहले वो उन 6 पे जाएगा जो उसका पहले से माइंड सेट है कि मैंने ये 3 पेयर हर हाल में अटेम्प्ट करने हैं, वहां से तो वो कुछ नहीं छोड़ेगा। ठीक है। अब जो बाकी 4, 5 या 6 चैप्टर बचते हैं जो वो चॉइस में लेके जा रहा है, उनके एक्सरसाइज के शॉर्ट तो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वो जो 22 हमने अटेम्प्ट करने हैं उनमें 16 या 15 एक्सरसाइज वाले हैं ना। अब उन 5 चैप्टर को वो टोटली स्किप तो नहीं कर सकता, उनके एक्सरसाइज के शॉर्ट भी करेगा,
जो छोटी छोटी स्टेटमेंट वाली एग्जांपल्स हैं वो भी करेगा, साइट इंफॉर्मेशन भी करेगा, बिल्कुल। क्योंकि वहां से एमसीक्यूज भी करने हैं, वहां से शॉर्ट भी करने हैं। पेपर तो हमने 85 का अटेम्प्ट करना है ना, तो वो जो 5 चैप्टर वो चॉइस में रख के बैठा है, वो बोर्ड के लिए चॉइस में जरूर है, लेकिन एंट्री टेस्ट में तो है ना। हाँ, वहाँ फिर उसको काम आएंगे, तो फिर उन्हें भी वो किसी ने तैयार तो रखेगा अपने पास कि मैं कुछ चीज़ों को मुझे कमांड है इनमें, ताकि उससे हो जाएगा, उसके एमसीक्यूज भी तैयार हो जाएंगे, उसके शार्प क्वेश्चन। चलें, अच्छा रिवीजन हो गई है, अब हम आ गए हैं पेपर के अंदर। और पेपर में हमें जब पेपर मिलता है तो अब क्या, एक तो बात का ऐसा होता है कि बच्चे एक दफ़ा देखने में आता है कि पूरी रात भी पढ़ते हैं बेचारे, अच्छे टेस्टों में रिजल्ट दे रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब पेपर आता है तो फिर बीपी लो हो जाता है या मसाइल का शिकार हो जाते हैं। एक तो पेपर वाली रात पूरा पढ़ने के हक में मैं न पहले कभी था ना हूँ। सही। आपको उस रात कुछ ना कुछ नींद अपनी पूरी करनी पड़ेगी। जब तक आप सुबह फ्रेश माइंड नहीं होंगे, आप सही से डिलीवर कर ही नहीं पाएंगे। सुबह आपका पेपर है तो रात को कुछ घंटे आपको नींद के चाहिए। आप अपना टाइम इस तरह मैनेज करें कि रात को आपको कुछ घंटे नींद के मिलें, ताकि आप सुबह उठें, हल्की फुल्की रिवीजन करें और जाके पेपर में बैठ जाएं। दूसरी बात, आपने कहा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आते हैं एमसीक्यूज पे। अब 17 एमसीक्यूज आपके सामने फिजिक्स के हैं। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि कोई बच्चा फौरन कहे कि मुझे वो सारे 17 एमसीक्यूज आते थे, मैंने एक ही मरतबा स्टेटमेंट पढ़ी और मैंने टिक कर दिया। 17 में होंगे 10-12 होंगे जो उससे बिल्कुल श्योर होंगे कि यही आंसर है। वो जो स्टेटमेंट वाले होते हैं, स्टेटमेंट वाले होते हैं जिसमें आपने सॉल्व नहीं करना। अब आपने पहला एमसीक्यूज पढ़ा है, इन केस उसकी स्टेटमेंट मुश्किल है, आपको वो एमसीक्यूज नहीं आता, आप वहां पे रुके नहीं। अगर आप उस एमसीक्यूज पे रुके रहेंगे तो वो आपको इतना स्ट्रेस दे देगा, जो उसके बाद आसान एमसीक्यूज है ना, आप उनमें भी लड़खड़ा जाएंगे। आपको एक मरतबा स्टेटमेंट पढ़ने पे बात क्लिक नहीं हुई, आप आगे चलें, अपना हौसला बनाएं। पहले उन एमसीक्यूज को क्लिक करें जो आपको बिल्कुल 100% सही आते थे। आप वो 10-12 अटेम्प्ट करके बैठ गए जो आपको आते थे, अब आप उन पे आए जो मुश्किल थे। अब जब आप उन पे आएंगे, 1-2 मरतबा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो कोई ना कोई लॉजिक आप क्रिएट जरूर करेंगे। हाँ जी। एमसीक्यूज की स्टेटमेंट पढ़ते हुए, स्टेटमेंट के अंदर कुछ लफ्ज ऐसे जरूर होते हैं जो आपको ये इशारा देते हैं कि ये किस टॉपिक से है। हाँ जी। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि एक एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है, उनके लफ्जों से आप यही ना देख पाए कि ये किस चैप्टर के किस टॉपिक से है। स्टेटमेंट पढ़ें, समझ नहीं आई, टॉपिक माइंड में आ गया है, उस पूरे टॉपिक को फटाफट माइंड में रिव्यू करें, उसकी इक्वेशंस रिव्यू करें, उसकी डेफिनेशन डायग्राम रिव्यू करें। आपको यह पता चलेगा कि कौन सी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सी चीज इनवर्स है, इक्वेशन में कौन सी चीज कांस्टेंट है, क्या चीज मिसिंग है, क्या मैंने फाइंड करना है। जब आप वो इक्वेशन अपने माइंड में डायरेक्ट इनवर्स और कांस्टेंट वाली बातें माइंड में ले आएंगे, डेफिनेशंस ले आएंगे, अब जब आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आप कोई ना कोई टूटी फूटी लॉजिक क्रिएट हो जाएगी, वहां पर क्रिएट होगी। अब आंसर डिसाइड करना कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब नहीं, यानी कि एक पहला राउंड लगाएं जो हमें आते हैं वो कर दें, फिर दूसरे राउंड के अंदर जो थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, और तीसरे में फिर हम कैलकुलेशन वालों की तरफ चले जाएंगे इसके ऊपर। अच्छा, एमसीक्यूज हो गए, एमसीक्यूज 17 होते हैं, तो इसके लिए टाइम कितना होता है? 20 से 25 मिनट तक होते हैं। 20 मिनट आपके पास है ना अप्रोक्सीमेटली। हाँ, और अगर जो एमसीक्यूज आपको आते होते हैं ना राव साहब, उन पे आप 1 मिनट भी नहीं लगाते होते, आपको 10 से 12 सेकंड लगते हैं स्टेटमेंट पढ़ने में, और डबल आपने फिल करना है। ठीक है। और सबसे जो बड़ी गलती बच्चे से ये होती है, जो मैं अक्सर बच्चों से सुनता हूं, पहला एमसीक्यू छोड़ दिया है कि मुझे नहीं आता, मैं दूसरे पे जा रहा हूं, दूसरा उससे आता होता है, जल्दी में उसका ऑप्शन देके फिल पहले वाला कर देता है। हाँ, ये वो सीक्वेंस गलत हो जाता है, वो पूरी सीक्वेंस गलत हो जाती है। आप इस मामले में बहुत अलर्ट रहें कि जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी है, क्या आपने बबल भी वही फिल किया है कि नहीं किया। सही। अच्छा, अब ये तकरीबन हमारे टाइम कम जब बताएंगे, मतलब साहब कितना होता है आपके 85 नंबर का पेपर है, तो 85 के लिए 3 आवर्स पूरे होते हैं या कम होते हैं? तकरीबन होते हैं 3 आवर्स होते हैं। तो 3 आवर में से तकरीबन 20 मिनट्स हमारे यहाँ पे कंज्यूम हो जाते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा आसर में होता है कि हमने देखना है कि बच्चों का क्लेम होता है कि सर आती सी चीज़ें
टाइम नहीं बना, मैच हुआ, तो ताकि हम साथ साथ टाइम भी मैच करवाते चले जाएं। अब आ जाते हैं हम शार्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो सब्जेक्टिव पार्ट है। तो शार्ट में आपने आई थिंक तो बताया था कि 22 अटेम्प्ट करने होते हैं जी। टोटल कितने होते हैं मुझसे? 33 में से तकरीबन यानी कि 11 क्वेश्चन वो चॉइस पे छोड़ सकता है जी। बच्चे के पास ही ऑप्शन होता है, तो उसे कैसे अटेम्प्ट करना है अपने, वो जरा बताओ। देखिए राव साहब, अभी आपने एक बात की कि टाइम मैनेजमेंट वाली। जी जी। MCQs करने के बाद ना बच्चे ने अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है, सबसे पहले वो अपना एक माइंड सेट कैसे बनाएगा कि मैंने 22 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, मुझे एक शॉर्ट क्वेश्चन पे मैक्सिमम 4 से 5 मिनट चाहिए। ठीक है। 4 से 5 मिनट, आप 4 मिनट ले लें, आप 5 मिनट ले लें, ये तकरीबन बनता है 1.5 पौने 2 घंटे। सही। हाँ, तकरीबन 110 मिनट, 100 से 110 मिनट यही बनते हैं ना। अभी भी आपके पास 1 घंटा मौजूद है, इट मीन्स आपने जो इसके बाद 3 लॉन्ग अटेम्प्ट करने, तो उसके लिए आपके पास 20-20 मिनट हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 20 मिनट बच जाते हैं। 20 मिनट आपके पास हैं, जिस पे आपका जो पेयर जो आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उसके 2 पार्ट हैं, ए और बी। अब ए पे टॉपिक है, बी पे न्यूमेरिकल है। अब अपना एक माइंड बना लें, मैं टॉपिक 12 से 15 मिनट में लिख जाऊंगा, ठीक है। 5 मिनट बचाऊंगा मैं न्यूमेरिकल के लिए। कुछ टॉपिक छोटे होते हैं, वो आपके 10 मिनट में भी हो जाते हैं। न्यूमेरिकल बहुत छोटे होते हैं, 2 मिनट में भी हो जाते हैं। अब आपके पास यहाँ पे 7-8 मिनट बच गए हैं। हो सकता है कोई पेयर जो है वो लेंथी है, अब आपके जो बचे हुए मिनट हैं वहां यूटिलाइज हो जाएंगे। सही। फिर भी आप कोशिश करें कि शॉर्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम 4 मिनट रहें, ताकि आप एंड पे 20 मिनट ऐसे बचाएं कि आप अपने पेपर को एक मरतबा रिव्यू कर सकें। हाँ, तो उसमें यानी कि उसने रिव्यू में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को सबको रिव्यू कर सके। कुछ हल्की फुल्की मिस्टेक इंसान खुद भी ढूंढ लेता है। हाँ जी। जो जल्दी में हो गई, स्पेलिंग की, कहीं डायग्राम मिस हुई, कहीं पर इक्वेशन मिस हो गई। या काम वो जैसे आप बता रहे थे यूनिट का कोई यूनिट नहीं लिखा था, तो वो वहाँ पे मेंशन कर सकता है अपनी चीज़। अपने पेपर को रिव्यू करते हुए बहुत सी मिस्टेक्स हम खुद ढूंढ लेते होते हैं कि यार फलां चीज़ मिस है। अच्छा मलिक साहब, ये बताएंगे कि कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे बायो या बाकी कुछ में तो डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन के लिए डायग्राम की कितनी इंपॉर्टेंस है, हमें बनानी चाहिए या और हमें बनानी किस चीज़ से चाहिए, थोड़ा सा कि वो पेंसिल से बनाएं या पेन से ही बनानी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा। राव साहब, फिजिक्स की डायग्राम ना बाकी सब्जेक्ट से कहीं इंपॉर्टेंट है। अच्छा। फिजिक्स में आप जो टॉपिक लिख रहे होते हैं उसमें अपनी सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जब तक आप सर्किट नहीं बनाएंगे तो आप करंट की डायरेक्शंस की बात कैसे करेंगे। मुख्तलिफ सर्किट में डिवाइसेस लगी हुई हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये ऐसा है वैसा है। अब जो आप लिख रहे हैं जब उसे आप डायग्राम में दिखाएंगे नहीं तो आप लिख कैसे रहे हैं। इट मीन्स आपने रट्टा लगाया हुआ है। दूसरा, कच्ची पेंसिल से डायग्राम बनाना हमें अलाउ ही नहीं है। आप जब भी किसी पेपर में डायग्राम बनाएंगे तो अपने उस इंक वाले पेन से बनाएंगे। अच्छा मलिक साहब, ये बताएंगे कि फिजिक्स की पेपर तैयारी है, किसी भी पेपर की तैयारी के लिए जो पास्ट पेपर हैं उनका क्या रोल होता है, और एक मॉडल आंसर्स होते हैं ना कि जैसे इसके कि हम हर चीज़ को अपने अंदाज में लिखें, कुछ आंसर हमें लिखे लिखाए मिलते हैं, कोई टीचर लिखवा देते हैं, उनका क्या रोल होता है, ज़रा इन दोनों चीज़ों को। हर सब्जेक्ट की ना अपनी नौइयत होती है, हर सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न डिफरेंट है, हर सब्जेक्ट की पूरी स्कीम डिफरेंट है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं फिजिक्स के लिहाज से कि जो पिछले मॉडल पेपर हैं या 5 ईयर पेपर हैं, यहाँ पर भी 2 कैटेगरीज होंगी। ये जो 5 ईयर पेपर होते हैं ना, ये अच्छे बच्चे के लिए किसी काम के भी नहीं है। आप पिछले 5 सालों में मुल्तान बोर्ड्स के फिजिक्स के पेपर उठा के देख लें, एक MCQs भी रिवाइज नहीं हुआ। अच्छा, हर मरतबा यानी कि नया कंसेप्ट या 17 MCQs बिल्कुल नए फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम आते हैं, कोई MCQs भी रिवाइज नहीं होता। ये चैलेंज आप चेक कर लें, पिछले 5 ईयर पेपर में नहीं रिवाइज हुआ। 1-2 हुए हैं, वो भी थोड़े से डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ, बाकी टोटल MCQs चेंज होते हैं। जहाँ पर सब्जेक्टिव का पोर्शन है वो रिवाइज हो जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन दोबारा आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन दोबारा आ जाते हैं। न्यूमेरिकल जो कमज़ोर बच्चे हैं वो जो 5 ईयर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल, एक्सरसाइज वाले, न्यूमेरिकल, लॉन्ग, वो अगर 5 ईयर पेपर के कर लेते हैं मॉडल पेपर से तो उन्हें कुछ बेहतर तैयारी करने का मौका मिल जाता है। मतलब डूबते को तिनके के सहारे वाली बात है। अच्छे बच्चे के लिए 5 ईयर पेपर किसी काम के नहीं है। हाँ,
अच्छे बच्चे को उसका सिर्फ फ़ायदा कितना है, हम उसकी की बनवाते हैं, उसे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि इस तरह के एमसीक्यूज आते होते हैं, इनको ऐसे सॉल्व करना होता है, इनको ऐसे सॉल्व करना होता है, कितने सॉल्व करने वाले होते हैं, कितनी बुक की स्टेटमेंट होती हैं, कितनी चीज़ें कट पेस्ट होती हैं, यूनिट पूछता है, डायमेंशन पूछता है, या कौन कौन सी चीज़ें पूछ सकते हैं। उसे जस्ट आइडिया मिल जाता है कि अगर ये पेपर मेरे सामने आता तो मैं इसे अटेम्प्ट कर सकता था या नहीं, क्या मेरे पास इसकी तैयारी थी या नहीं थी। बाकी आप कहें कि टोटल हम 5 ईयर पेपर पे डिपेंडेंट होकर जाकर बैठेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। चलें, अच्छा मलिक साहब, नो डाउट बहुत सी अभी भी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्लोज करना चाहेंगे। आखिर में हमें थोड़ा सा ये बता दें कि ओवरऑल जब हम पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारा क्या नेचर क्या होनी चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए पेपर को, और किस अंदाज से हमें अपना जो एक प्रेशर आ रहा होता है उसे रिलीज़ करना चाहिए। इस बात में मैं सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं करूँगा, जी जी, एज ए जनरल सारे सब्जेक्ट के लिए ओवरऑल बात करते हैं तमाम सब्जेक्ट की, और एक स्टूडेंट को सामने रख के हम सोचते हैं। बच्चा जब हॉल में जाके बैठता है ना पेपर देने, आपकी जितनी मर्जी अच्छी तैयारी हो, आपके पेपर का एक प्रेशर तो होता है। बिल्कुल होता है। जब आप हॉल में जाके बैठते हैं, डिफरेंट लोग आपकी निगरानी कर रहे होते हैं, एग्जामिनर डिफरेंट है, पहले कभी आपने उसे देखा नहीं होता, नए चेहरे होते हैं, तो आपके ऊपर एक प्रेशर तो होता है अच्छा खासा। पेपर जब आपने अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले आपने अपनी माइंड मैपिंग करनी है। माइंड मैपिंग में क्या है राव साहब, माइंड मैपिंग में ये है कि बच्चे ने जब पेपर को देखना है ना जी कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन मुझे बिल्कुल सही आते हैं, यहाँ पर आपने पेपर चेक करने वाले को थोड़ा सा हिप्नोटाइज करना होता है। अगर आपने पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं जो आपको खुद भी डाउटेड थे, अब आपका जो पहला इंप्रेशन गया बहुत बुरा चला गया है। आप शुरू में वो सवाल लिखें तमाम पोर्शंस के जो आपको बिल्कुल ठीक आते हैं, आप उससे एक मैसेज कन्वे करें कि आपकी तैयारी अच्छी है। अब आपने फ़र्ज़ किया कि पहले पोर्शन में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है सपोज, और आपको जो बिल्कुल ठीक आते हैं वो 5 हैं, आप पहले वो 5 लिखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी 3 अटैम्प्ट ही ना करें, पेपर तो आप पूरा अटैम्प्ट करें। उन 3 में अगर आपको 30% भी आता है तो आप उसको इस तरह सेट करें कि वो आपका सवाल ठीक लगे। आप पहले 5 सवाल सही लिख के आए हुए हैं, आपने एक माइंड सेट बना दिया है कि आपको पेपर आता है, अब हल्की फुल्की गलतियां इग्नोर हो जाएंगी। तो माइंड मैपिंग सबसे पहले है कि पेपर सिलेक्ट कैसे करना है। नंबर 2, टू द पॉइंट बात करनी है। आपके पास सिलेक्टेड शीटें हैं, आपको वहां पे एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप खुद से कहानियां बना रहे हैं तो आपको उसके कोई नंबर भी नहीं मिलने, बल्कि आप अपना इमेज खराब कर रहे हैं। आपसे जो पूछा गया है आपने सिर्फ उसी के ऊपर फोकस रखा, आपने वही बात लिखनी है, और आपको लगता है कि वो बात आपने बिल्कुल ठीक लिख दी है तो आपने अपने नंबर अचीव कर लिए हैं। सपोज आपसे किसी चीज़ की पूछी गई है डेफिनेशन, आप डिफाइन करके बात को एंड नहीं करेंगे, उस टॉपिक का कोई ना कोई फार्मूला इक्वेशन होगा, आप वो भी लिख दें। आपसे डिफाइन पूछी गई है, आपने डिफाइन के साथ फार्मूला भी लिख दिया है। आपसे पूछा गया है फलां 2 चीज़ों में डिफरेंशिएट करें, तो उसके लिए आपने शीट के दरमियान में लाइन लगानी है। जैसे कि आप मैथ के हैं, सपोज आप मेरी बात को समझेंगे कि आपसे पूछा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेडियन एंड स्टी रेडियन, तो आप एक लाइन लगा के एक तरफ रेडियन को सारे को, हाँ जी, आप मार्कर से पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर चुके हैं, आप डिफरेंसेस लिखते हैं, एंड पे जाके डायग्राम बना दें। अच्छा, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने हमें डिफरेंस एटलीस्ट लिखने चाहिए? एटलीस्ट 5 2 नंबर के लिए भी जी 5 तो लिखने चाहिए। और बच्चा डिफरेंस में सबसे बड़ी गलती ये करता है कि मुझसे 2 चीज़ों का डिफरेंस पूछा गया है तो डिफरेंस तो इनकी डिफाइन भी है, बस मैं इनकी तारीफें लिख देता हूँ, दोनों की तारीफें एक जैसी नहीं तो ये दोनों का डिफरेंस है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको एक्सप्लेन करना है। आपने शॉर्ट क्वेश्चन को टोटली शॉर्ट नहीं करना, लिखना भी है कुछ। अगर आपके 4 से 5 मिनट हैं तो आप उसे यूटिलाइज भी करें, यूटिलाइज करें। नंबर 3, पेपर में आपने सीक्वेंस को खराब नहीं करना। जैसा कि लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके 2 पार्ट हैं, ए और बी। बिल्कुल ऐसा नहीं करें पहले बी पार्ट कर दें फिर ए पार्ट करें, आप उसे कंफ्यूज करेंगे। जो ए पार्ट है उसे पहले लिखें, जो बी पार्ट है उसे बाद में लिखें।
आपने उसे पेपर चेक करते हुए हल्का सा कंफ्यूज कर तो मसाइल आपके लिए बनेंगे। हाँ जाहिर सी बात है, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपको जानता ही नहीं, जानता नहीं, वो क्रॉस करके चला जाएगा। उसका अपना एक माइंड सेट ये है कि पहले टॉपिक लिखा जाएगा, फिर उससे रेलिवेंट न्यूमेरिकल। पहले ए पार्ट है तो ए पार्ट लिखना है, बी पार्ट है तो बी पार्ट लिखना है। सही है, यानी कि जब हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो पहला जो हमारे पास पार्ट आ रहा है वही। इसी तरह अगर हमारे पास इस तरह पहले वाला जो सब्जेक्टिव पोर्शन था, अगर क्वेश्चन नंबर 2 उठाया तो मैंने उसके अंदर से अगर 9 अटेम्प्ट करने तो मैं उसी के सारे 9 अटेम्प्ट कर लूँ जी, फिर बी पार्ट में फिर सी पार्ट की तरफ ऐसे ही है। चलिए जी, तो आज हमारे मेहमान थे मुदस्सिर मलिक साहब। हमने बहुत कुछ सीखा इनसे कि कैसे फ़िज़िक्स की तैयारी करनी चाहिए, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। हमने जाना कि जब हमने फ़िज़िक्स को पढ़ना है तो पढ़ते टाइम हमने फोकस रखना है कि देखना कि हमारे पास जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसे MCQ कौन से बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं, इन चीज़ों को देखना होता है। उसी तरह सर ने हमें बताया कि जब आपने तैयारी कर ली है उसको रिवाइज़ कैसे करना है। फिर हमारा जो कंसर्न था सर से कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, वो सर ने बहुत अच्छे अंदाज से बताया कि अगर हम सर के फार्मूले को फॉलो करते हैं तो हमारे पास आखिर में 15 से 20 मिनट बच रहे होते हैं कि जिसके अंदर हम अपने कह लें कि पूरे पेपर को रिव्यू कर सकते हैं। MCQs के लिए आपको कम से कम 1 मिनट चाहिए होता है मिनिमम जो आपके पास चल रहा होता है, तो आपने उसी फिगर को रखना है। पहले राउंड में जो आपको आती थी वो आपने अटेम्प्ट कर ली, दूसरे राउंड में आपने कैलकुलेशन वालों के ऊपर या 2 या 3 स्टेप की जो कैलकुलेशन थी उनको देखना है। इसी तरह अगर शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं तो 4 से 5 मिनट आप अपना टाइम सेट रखें कि आपने लगाना है। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पहला जो पार्ट है दरी बात लेंथी होता है, वहाँ जैसा सर ने हमें बताया कि 10 से 12 मिनट, और दूसरे पार्ट पे आपने 4 से 5 मिनट लगाने। अगर आप इस टाइम मैनेजमेंट के फार्मूले को फॉलो करते हैं और इन टिप्स को सामने रख के करते हैं तो मुझे तो यकीन है कि इंशाल्लाह ताला आपका फिजिक्स का पेपर, इवन के बाकी भी आपके जो पेपर्स हैं वो बहुत अच्छा अटैम्प्ट होंगे। बहुत जल्द इंशाल्लाह किसी और मेहमान के साथ, किसी और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।